नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के प्रथम चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के साथ मुख्यमंत्री निवास परिसर में संवाद किया। इसके बाद केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जीरामजी योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत मजदूरों के लिए काम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि ये योजना गरीब परिवारों को सम्मानजनक रोजगार देगी। और इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम के लिए रवाना हुए, जहां पर गुवाहाटी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से सीधे संवाद कर उन्हें नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत की परिकल्पनाओं से जोड़ने का संदेश दिया। सीएम ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग 2026 के प्रथम चरण में चयनित प्रतिभागियों से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम राजधानी भोपाल स्थित समत्व भवन में आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश भर से आए युवा प्रतिभागी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की सोच, उनके नवाचार और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे देश और प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से न केवल संवाद किया, बल्कि उनके सुझाव, विचार और अनुभव भी सुने। साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं, रोजगार, स्टार्टअप, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े अवसरों की जानकारी दी थी। साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम केवल संवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये युवाओं के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को नीति निर्माण और सामाजिक बदलाव का भागीदार बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और ये संवाद उसी कड़ी का एक अहम हिस्सा भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में हिस्सा लेने वाले सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। कलियुग के विनाश के लिए हर युग में अवतरित होता रहूंगा। इसलिए हे कलियुग के मानवों, क्यों वैसे चिंता करते हो, किससे वैसे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ। मैं सच कहता हूँ, तो सदैव अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेषु भूर्माते संगम कर्मणि। कर्म करना तुम्हारा क्षेत्र है, उसका फल नहीं। इसलिए हे मानव, चिंता मत कर और मेरी शरण को ग्रहण कर। और निश्चित तौर पर ऐसा नेतृत्व जब हमें मिलता है, इस युवा को नई ऊर्जा मिलती है। कुशल वक्तव्य हम युवाओं को समय समय पर मिलता रहता है, इसलिए मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सटीक सुंदर भाषण में इन अवयवों को होना चाहिए। यदि आप मार्गदर्शन करें। एक छोटी सी बात जरूर है कि हम उसमें जैसे कोई किसी से बात कर रहा है तो हमारा जवाब आने के साथ साथ हमको हमारे रोजमर्रा के जीवन पे भी अब जाना पड़ेगा। हम अपना स्वाध्याय करते रहें, अपनी बाकी चीजों की जानकारी हम जुटाते रहें, तो स्वाभाविक रूप से जब हम कोई भाषण देने खड़े होंगे, कोई विषय रखने जाएंगे, तो हमारी बात का वजन स्वतः ही बढ़ जाता है। भगवान की दया से सबको अध्याय तो हम पढ़ते रहते हैं जब अपना पाठ्यक्रम होता है, लेकिन स्वाध्याय हमारे लिए बजाय क्लास के जो लिमिटेड सिलेबस है उसके अलावा भी हमको पढ़ते रहने की आदत करना चाहिए। जैसे हमारे गीता का ही एक पाठ, उसमें हमारा भोजन करने का तरीके के आधार पर भगवान ने अन्न ग्रहण करने का तरीका बताया। तो हम अन्न ग्रहण मुंह से करते हैं, तो उनने इसको
कितने प्रकार से करते हैं? जैसे मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, कितने प्रकार से भोजन ग्रहण कर सकते हैं? चबा के हो गया, आपने आई साहब बोल रहे थे पी के। माननीय संस्कृत में तो मुझे नहीं पता है, परंतु एक चबाकर होता है, एक गीलकर होता है, एक चाटकर होता है, चोष्य लेयर ऐसे कुछ करके गीता में दिया हुआ है। गीता बताए, इनने चबाकर हो गया, पीकर हो गया, चाटकर। समस्त प्रतिभागियों से मुलाकात का ये जो आनंददायक हमारे खेल और युवा कल्याण मंत्रालय ने अवसर दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास कैलाश सारंग जी को। और आप सब, सच में आज का दिन आपके सबके आने से हमारी इस आवाज की भी शोभा बढ़ी। आपको सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप भी भाग्यशाली हैं। यद्यपि भारत को आध्यात्मिक पटल पर दुनिया के बीच में उसकी मूल चेतना के साथ भारत को भारत के लिए और भारत के तरीके से जिस शख्स ने दुनिया में परिभाषित कराया, अमेरिका से प्रारंभ करते हुए विश्व धर्म संसद से, वो स्वामी विवेकानंद की स्वरूपधारी आप सब विवेकानंद, मैं आपको बधाई देता हूं, सच में अभिनंदन करता हूं। विवेकानंद का वैसे आपकी जानकारी में होगा ही, मूलतः विवेकानंद जी तो बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन बंगाल से निकलकर आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करने के बाद भगवा वस्त्र के साथ भारत भ्रमण करते हुए जब वो राजस्थान पे गए तो खेतड़ी के महाराज ने उनको यही अपनी साफा वाली पगड़ी पहना करके उनको एक तरह से अपने इस भारतीय परिवेश का एहसास कराने का, और कितना जस्ता विवेकानंद जी के सिर पर साफा। युवा उत्सवों के माध्यम से निकले हुए हमारे प्रदेश भर के युवा जो यहां से निकल करके अब दिल्ली जाने वाले हैं, तो आप सबने अपने अपने ढंग से अपनी पहचान बनाते हुए अपना एक तरह से इस लंबे मार्ग में अपनी मुकाम को हासिल किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। आपने कड़ी मेहनत की होगी, हमारे अपने शिल्पकार के मापदंडों के ऊपर से निकलते हुए भारत दुनिया का सबसे युवा देश, और भारत के अंदर हमारे राज्य में कुछ ही राज्य ऐसे जहां सबसे तेज गति से युवा शक्ति बढ़ रही है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। ऐसे में आज हमारे अपने देश के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जब दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ आगे बढ़ रहा है, और परमात्मा चाहेगा आपके सबके सामने 25 साल का टारगेट है 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, ऐसी आकांक्षा और ये जवाबदारी आप सबकी है। आप सबको बधाई देता हूं। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जी राम जी योजना पर प्रकाश डाला। भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में खर्च का वहन केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% करेगी। योजना के अंतर्गत जन कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। मजदूरों को साल में 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मजदूरी की नई दरें केंद्र सरकार तय करेगी। तब तक मनरेगा की मौजूदा दरों के आधार पर भुगतान किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की 4 प्रमुख जातियां बताई: युवा, गरीब, किसान और महिलाएं। इन्हीं वर्गों के उत्थान को सरकार की प्राथमिकता बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2026 को किसान वर्ष और वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाएगी। किसानों के कल्याण के लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें अन्य राज्यों के कृषि विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा। व्यापक विचार विमर्श के बाद किसानों के हित में ठोस और प्रभावी निर्णय लिए जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के दोनों सदनों में जी राम जी जो हमारा अधिनियम 2025 है उसे मंजूरी दी। एक ऐसा बिल जो देश में ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा। एक ऐसा बिल जिसमें 100 दिन की जगह 125 दिन मजदूरी मिलेगी। मजदूरी भत्ते का प्रावधान है जिसमें कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजनाएं केंद्र से बनती है, जबकि इस बिल में ग्राम पंचायत को अधिकार रहेगा। परिवार का पंजीयन, रोजगार गारंटी
सभी काम की जिम्मेदारी पंचायत की होगी। पंचायत जो काम चाहती है, राज्य सरकार जो चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी, तो वो सारे काम हो पाएंगे। 50% कामों का निर्णय करने का अधिकार हमारी पंचायतों को रहेगा। और सबसे बड़ा, मैं तो क्योंकि खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, जब किसान का समय रहता है बोनी और कटनी का, उस समय हमारे जी राम जी बिल के जो मजदूरी देने का काम है वो बंद रहेगा और बाकी दिन ये शुरू रहेगा, ताकि किसान को भी काम करने वालों की दिक्कत ना हो और मजदूरों को भी डबल काम मिल सके। जब खेती का काम है तो खेती का और बाकी समय हमारी योजना का। मैं समझता हूं कि एक ऐसा बिल जिससे गांव की अधोसंरचना का विकास होगा, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हिसाब से गांव की जरूरत के हिसाब से काम कर पाएंगे। सरकार के ये बिल आपके बीच में, आपके माध्यम से नीचे तक जाए, इसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मैं इस पे विस्तार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रकाश डालेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पे विचार अपने रखें। जी राम जी, जो वर्तमान में हमारे सबके लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ज्यादा अनुकूलता के साथ, ज्यादा धनराशि के साथ सभी प्रकार के चीजों को जोड़ करके ये जो नया बिल आया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया में से दूसरे नंबर का राज्य हमारा है। और ऐसे में जब हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के विकासपरक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जयराम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी का आभार भी मानता हूं कि ये सच में समयपूर्ण है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी ने अपनी बात रखी। माननीय हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी यहाँ मौजूद है, खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे बीच में जयपाल चावड़ा जी, यहाँ का आशीष जी, और हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर खास करके केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर विधेयक के संगत एक स्कीम अधिसूचित करने के संबंध में जो अपेक्षा की है, हम उस पर काम भी करेंगे और उसको क्रियान्वित भी करेंगे। जिस प्रकार का मुझे बताया गया है कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी और इसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है, तो ये निश्चित रूप से उससे आगे बढ़ के करने वाला कदम है। इसी प्रकार से अधोसंरचना के लिए भी, जिस प्रकार से स्थायी कामों के लिए इसमें आजीविका सृजित होगी, कौशल और उद्यमिता में काम होगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं और खास करके व्यस्तम समय से लेकर विशेष रूप से बुआई और कटाई के समय में भी कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन का अधिसूचित करने का प्रावधान है। बुआई कटाई की व्यस्तम और सीमित अवधि को भी इसमें सम्मिलित किया है। और जिस प्रकार से इस अधिनियम में जो भविष्य की संभावना है, अर्थात प्राकृतिक आपदा, असाधारण परिस्थितियों के दौरान विशेष शीतलीकरण, ऐसे कई निश्चय करते हुए इसमें गुंजाइश दी गई है, जो हमारे लिए पहले चुनौती रहती थी। और राज्य और केंद्र के मध्य भी राशि की साझेदारी भी इसमें बनाने के लिए बहुत अच्छे से, लगभग ये जो राज्यों के लिए 60-40 का रेशो इसमें रखा है। इसके आधार पर हमारे लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चूंकि हमारे यहाँ ट्राइबल का बेल्ट भी है और कई आकांक्षी जिलों के अंदर भी काम होता है, ऐसे में जब हमने तो अपना इसका दायरा बढ़ा करके गौशाला तक जोड़ा है, कहीं तालाब निर्माण से लगा करके गांवों के अंदर के भी जन कल्याणकारी कामों के लिए विस्तृत दायरा लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस अधिनियम का
सच में रोजगार का इसमें कानूनी अधिकार के लिए एक तरह से मौका दिया है। 125 दिन तो उनको दिए ही हैं। अब इस बात को तो किसी से कोई छिपा नहीं सकते हैं कि पहले के दिन 100 दिन थे, अब 125 दिन हुए। अब इसमें और आगे जाकर देखें तो वंचितों, विशेषकर महिलाओं को, SC ST को, भूमिहीन परिवारों को विशेष प्रावधान के अंतर्गत इसमें लाभ देने की प्लानिंग की गई है। इसमें अकुशल मजदूरी के लिए दर निर्धारण की भी अच्छी पद्धति लगाई है, जिसमें कहा गया कि अकुशल शारीरिक कार्यों की मजदूरी दरें केंद्र सरकार तय करेगी और जब तक अलग से नई मजदूरी दरें घोषित नहीं होगी तब तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत तय मजदूरी से दरें देंगे। अब ये इसके कई अंदर की चुनौतियों के आधार पर भी जो कठिनाई होती है, और हम सब जानते हैं कि पहले नरेगा था, नरेगा से मनरेगा बना और मनरेगा से जीराम जी बना, तो सुधार और संशोधन तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये अलग बात है कि ठीक है विपक्ष का काम कुछ बोलना तो बोले, लेकिन सरकार का काम समयोचित निर्णय लेते जाए और खास करके रोजगार न मिलने की स्थिति में भी ग्रामीण परिवारों को मांग प्रस्तुत करने के आधार पर निर्धारित समय सीमा में काम देने की बात भी करी है और राज्य सरकारें द्वारा दरें और शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने का भी इसमें बाध्यता दे दी गई है। अब ये अपने आप में बड़ा उसका संयोजन करने का, बड़े दायरे में लाने का प्लान किया और महिलाओं के लिए भी SHG और संकुल स्तरीय संघ CLF के आजीविका क्रियाकलापों के लिए भी नई शुरुआत है। ये अभी तक छूटी हुई थी, जिसमें हमारे वर्क सेट, ग्रामीण हाट अवसंरचनाएं, कौशल विकास केंद्र जो प्रशिक्षण के साथ इस पे काम कर सकते हैं और अधिनियम में कार्यों को किस प्रकार से लिया है। इसके जल संरक्षण के काम, जिसमें हमने पिछली बार भी जलगंगा संरक्षण अभियान में बड़ा काम किया था, इस बार भी करने वाले, जिसमें चेक डैम, भूमिगत बांध, तालाब, सिंचाई कूप, मृदा नमी संरक्षण, वृक्षारोपण, रूप वाटर हार्वेस्टिंग और इस सड़क, पुल पुलिया, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, विद्यालय भवन और ऐसे कई कामों के साथ मैं तो इसको इस तरह से मानूंगा कि अभी हमारी सरकार ने तो ये वर्ष ही किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया और किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने अपने लगभग 15 विभागों के लिए उनकी मजदूरी का भी इसमें साप्ताहिक आधार पर ही 15 दिनों के अंदर मजदूरी देने का निर्णय भी किया है। अब ये हमारे जो 15 विभाग हैं उसके आधार पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से, चूंकि हमारी आने वाले समय में कृषि विकास दर में बड़ी संभावना है कि हम अब रोजगार पे जाएं, एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्रियों पे, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों पे, दूध उत्पादन पे, मछली उत्पादन पर, कुक्कुट पालन पर, हर एक जगह से जहां किसानों की आय बढ़ सकती है वहां सब जयराम जी का भी लाभ हम उठाना चाहेंगे। इसकी समेकित योजना के लिए कार्य योजना हम बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के साथ साथ इंडस्ट्री वाला भी MSME से लगा करके लघु कुटीर उद्योग में भी हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। और कई प्रयोग हुए भी हैं, बहुत अच्छे प्रयोग हुए, जिसके आधार पर लाभ भी मिलेगा। हमारा जब सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ रहा, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक तरह से ये दूध उत्पादन से भी हम जब 9% से 20% का टारगेट ले रहे हैं, तो हमारे लिए आज ये बड़ी उपलब्धि रहेगी कि हम गोपालन को, दूध उत्पादन को और इन्हीं के साथ और राज्य के अंदर जैसा जैसा जो हो सकता है उस सब दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं मान के चलता हूं कि वाकई ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो दूरंदाजी निर्णय के लिए जाने जाते हैं, कई सारे सुधार हमारे सामने अपनी आंखों को देखते देखते अब विश्व के कई देश हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। जैसे कोविड के समय लगाए गए टीके का ऐप बना करके जो उसका रिकॉर्ड रखने का प्रयोग किया था कि निर्धारित समय में लाखों करोड़ों लोगों का भी जिस समय जिसको टीका लगना तभी लगने के लिए ये जो पद्धति बनाई है, मैं मान के चलता हूं कि इस सब चीजों को जोड़ करके जयराम जी में काफी गुंजाइश दी है और जनता भी सब